हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा पाठ है आज का पीटीईटी और प्री बीएसटीसी का, यानी ये 7वीं क्लास है। और पीटीईटी और प्री बीएसटीसी यानी इससे पहले आप बैच स्टार्ट किए हुए को लगभग 6 दिन हो गए हैं। विद्यार्थी कोई विद्यार्थी अगर पहले जो क्लास नहीं देख सका है वो विश्रांत एजुकेशन चैनल पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। विद्यार्थियों आज हमारा पाठ है राजस्थान में उद्योग, यानी राजस्थान के उद्योग। कौन सा है? राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे हम। इसमें आज हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यानी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1889 में की गई, ब्यावर अजमेर में की गई। कब की गई? 1889। कहां की गई? यानी ब्यावर अजमेर में की गई। ब्यावर अजमेर, ब्यावर यानी अजमेर में की गई थी। और ब्यावर को वर्तमान में अजमेर से एक नया जिला बना दिया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी ब्यावर में की गई, वर्तमान में ब्यावर जिला बनाया गया है ब्यावर को, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, यानी 1889 में ब्यावर अजमेर में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना की गई। यानी यह निजी क्षेत्र की मिल थी और सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई। यानी निजी क्षेत्र की मिल थी, ये निजी क्षेत्र में थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी द्वारा की गई। ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में की गई, निजी क्षेत्र में की गई। किसके द्वारा की गई? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिलें कौन कौन से जिले में है? तो वर्तमान में सूती वस्त्र मिलें कहां है? यानी भीलवाड़ा में है, पाली में है, अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ में है और अन्य कई जिले हैं, उनके भी हम यहाँ नाम लिख लेते हैं। यानी वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिले कौन कौन से जिले में है, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए विद्यार्थियों, आपको बड़े काम आएंगे। एग्जाम के समय आप रीडिंग मार लोगे तो ये याद हो जाएंगे। यानी एक बार तो हमारी क्लास पढ़ी होगी, उसके बाद हम अपने नोट्स पढ़ेंगे तो हमारे को सब कुछ याद हो जाएगा। विद्यार्थियों वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिले कौन कौन से जिले में है? तो ब्यावर हमने पढ़ा है, ब्यावर यानी पाली, भीलवाड़ा और अन्य चित्तौड़गढ़ जैसे जैसे पाली में है, ब्यावर में है, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा और कोटा और जयपुर, कोटा जयपुर में स्थापित है। और गंगानगर में भी है, गंगानगर यानी गंगानगर, गंगानगर में भी सूती मिल स्थापित है। किशनगढ़ और बांसवाड़ा में भी स्थापित है। कहां है? बांसवाड़ा। यानी वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिल कौन कौन से जिले में है? पाली में है, ब्यावर में है, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, गंगानगर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां की गई? तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत की गई थी 1917 में लाखेरी, बूंदी में स्थापित की गई। कब की गई? 1917 में, यानी लाखेरी, लाखेरी बूंदी में स्थापित
की गई, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां से की गई, तो 1917 में लाखेरी बूंदी से की गई। अगला प्रश्न है 1940 में स्थापित राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल कौन सी है। यानी 1940 में स्थापित राज्य की पहली यानी प्रथम चीनी मिल कौन सी है, तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स कौन सी है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। यानी दी मेवाड़ शुगर लिमिटेड भोपाल सागर कहां है, भोपाल सागर यानी चित्तौड़गढ़ में है। कहां है, चित्तौड़गढ़ में है। ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में यानी 1940 में स्थापित राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड कौन से जिले में है। यानी केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड कौन से जिले में है, तो केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड यानी केशवरायपाटन बूंदी में है। कहां है, बूंदी जिले में है। ये हमें ध्यान रखना है, कहां है, बूंदी जिले में है विद्यार्थियों। यानी यह क्या है, सहकारी क्षेत्र की है और 1965 में स्थापित की गई। सहकारी क्षेत्र की है यानी सहकारी क्षेत्र की है और कब स्थापित की गई, 1965 में स्थापित 1965 में स्थापित की गई। यानी केशवरायपाटन ये सहकारी क्षेत्र की है शुगर मिल्स लिमिटेड कौन से जिले में है, तो बूंदी जिले में है और सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। यानी लगभग 1965 में स्थापित की गई। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कहां खोला गया, तो राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना भीलवाड़ा जिले में खोला गया। कहां खोला गया, भीलवाड़ा जिले में खोला गया। ये हमें ध्यान रखना है, कहां खोला गया वनस्पति घी का पहला कारखाना, यानी भीलवाड़ा में खोला गया। 7वां प्रश्न है राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग कौन सा है। यानी परंपरागत या प्राचीन उद्योग यानी लगभग कई वर्षों से चला रहा उद्योग है, वह कौन सा उद्योग है। यानी परंपरागत यानी लगभग कई वर्षों से चलता आ रहा है, प्राचीनतम है यानी सबसे पुराना उद्योग है, वह कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है। ये हमें ध्यान रखना है, कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। यानी दूसरी सूती वस्त्र मिल कहां पर है, यानी राज्य की दूसरी सूती वस्त्र मिल कहां पर है, यानी एडवर्ड मिल लिमिटेड ब्यावर में है। कौन सी है, यानी पहली क्या है, ब्यावर में स्थापित की गई थी और दूसरी यानी पहली तो ये है कि सूती वस्त्र मिल प्रथम ये है स्थापित की गई थी ब्यावर अजमेर में। ओके विद्यार्थियों, कब की गई, यानी 1889 में की गई थी और दूसरी सूती वस्त्र मिल 1906 में की गई। कौन सी थी, एडवर्ड मिल लिमिटेड ब्यावर। कब की गई, 1906 में। यानी दूसरी सूती वस्त्र मिल यानी एडवर्ड मिल लिमिटेड यानी ब्यावर में की गई। यानी पहली सूती वस्त्र मिल थी दी कृष्णा शुगर मिल्स लिमिटेड, यानी दी कृष्णा मिल थी, ये वस्त्र मिल थी और इसकी स्थापना की गई थी 1889 में ब्यावर अजमेर में। और ये राजस्थान का परंपरागत प्राचीन उद्योग, ये भी सूती वस्त्र उद्योग है, ये 1906 में स्थापित की गई।
और कौन सी थी, एडवर्ड मिल लिमिटेड ब्यावर में की गई दूसरी सूती वस्त्र मिल। यानी पहली ब्यावर में की गई 1889 में और दूसरी की गई 1906 में, दोनों ही सूती वस्त्र मिले हैं। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? यानी देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। कौन सा है? चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग है देश का सबसे बड़ा दूसरा कृषि आधारित उद्योग है। किस आधारित है? कृषि आधारित उद्योग है, ये हमें ध्यान रखना है। और 3 चीनी मिलें हैं, यानी दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड और केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। यानी 3 कौन कौन सी है? यानी 3 कौन कौन सी चीनी मिलें हैं? यानी 3 मिलें हैं चीनी की। एक कौन सी है? पहली यानी दी मेवाड़ शुगर मिल, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। और दूसरी शुगर मिल्स कौन सी है? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। दूसरी है दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। और तीसरी कौन सी है? केशवराय पाटन। कौन सी है? केशवराय पाटन मिल लिमिटेड। ये कहां पर है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये गंगानगर में है। केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड ये बूंदी में है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है? यानी राजस्थान में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो कहाँ है विद्यार्थियों? खरिया खंगार, जोधपुर, गोटन। यानी बिरला सीमेंट का पूछ रहा है तो खरिया खंगार जोधपुर में है और गोटन में है जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। यानी ये बिरला सीमेंट का कारखाना पूछ रहा है तो बिरला सीमेंट का कारखाना कहाँ है? बिरला सीमेंट का कारखाना है खरिया खंगार। कहाँ है? खरिया खंगार जोधपुर में है। और जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है? जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है गोटन नागौर में है। और जेके व्हाइट सीमेंट ये कहाँ है? गोटन नागौर में है। यानी गोटन नागौर में है। ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ है? खरिया खंगार जोधपुर में है। और आपने देखें कि जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है गोटन नागौर में। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? यानी राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को की गई थी। उस किसके समय की गई थी? यानी भैरव सिंह शेखावत के समय की गई। कब की गई? 24 जून 1978 को की गई भैरव सिंह शेखावत द्वारा। भैरव सिंह शेखावत द्वारा की गई। यानी राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जून 1978 को भैरव सिंह शेखावत द्वारा की गई। जनवरी 2016 में राजस्थान के कौन से जिले में शुगर मिल्स की स्थापना की गई है? यानी ये जनवरी 2016 की बात कर रहा है कि जनवरी 2016 में राजस्थान में कौन से जिले में शुगर मिल की स्थापना की गई है? तो कमीनपुरा गांव करणपुर गंगानगर में। कहां की गई है? कमीनपुरा में स्थापित की गई है। यानी श्री करणपुर गंगानगर। यानी कब की गई?
2016 में जनवरी 2016 में राजस्थान के कौन से जिले में शुगर मिल की स्थापना की गई है? तो कमीनपुरा गांव श्री कर्णपुर गंगानगर में की गई है। ओके विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है उत्तर भारत में प्रथम डीएपी का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? यानी उत्तरी भारत, यानी पूरे भारत की बात कर रहा है कि पूरे भारत का उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी भारत में डीएपी कारखाना यानी डीएपी खाद का कारखाना कहां स्थापित किया है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में किया है। कहां किया है? कपासन चित्तौड़गढ़ में, कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। हमने पढ़ा यानी राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे हैं आज प्री बीएसटीसी और प्री बीएड के लिए और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के लिए क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल थी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1889 में ब्यावर अजमेर में की गई और यह निजी क्षेत्र की मिल थी और सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई। वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिलें कौन कौन से जिले में है? तो पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, जयपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ इसमें है। अगला तीसरा है राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां की गई? तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की स्थापना 1917 में लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई। 1940 में स्थापित राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल कौन सी थी? तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में थी। अगला तारकेश्वर राय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड कौन से जिले में है? तो बूंदी जिले में है, सहकारी क्षेत्र की है, 1965 में स्थापित की गई। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कहां खोला गया? तो भीलवाड़ा में खोला गया। राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जून 1978 को श्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा की गई। जनवरी 2016 में राजस्थान के कौन से जिले में शुगर मिल की स्थापना की गई? तो गंगानगर जिले के जो कमीनपुरा गांव है कर्णपुर तहसील का उसमें की गई। भारत में उत्तर भारत में प्रथम डीएपी का कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों हम बात करते हैं आगे जैसे और अन्य उद्योग है उनके बारे में बात करते हैं। कई छोटे छोटे उद्योग है जैसे ब्लू पोट्री है, थेवा कला है, आम पापड़ है या भुजिया उद्योग है या अन्य उद्योग है। लहरिया पोमचा बनाने का काम कहाँ होता है? मटके कहाँ बनाए जाते हैं और इस तरह के अन्य उद्योग है जैसे कावड़ कहाँ बनती है और कठपुतलियां कहाँ बनती है, तो उनके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, उनमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा विद्यार्थियों। हम बात करते हैं कि नमकीन पापड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? तो कहाँ बनाए जाते हैं नमकीन पापड़? बीकानेर के। कहाँ? नमकीन पापड़ यानी बीकानेर। नमकीन पापड़ उद्योग कहाँ है? बीकानेर है। नमकीन पापड़ उद्योग कहाँ है? बीकानेर है। और तेल गाड़ी उद्योग है भरतपुर में। कहाँ है? तेल गाड़ी उद्योग भरतपुर में। तेल गाड़ी उद्योग कहाँ है? उद्योग ये है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में, यानी तेल गाड़ी उद्योग है भरतपुर में। और मोजड़ी उद्योग यानी मोजड़ी मतलब मोजड़ी उद्योग जूते उद्योग यानी कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। मोजड़ी उद्योग यानी मोजड़ी उद्योग कहाँ का है? यानी जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का है। मोजड़ी उद्योग है जोधपुर का विद्यार्थियों। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला एक जिंक से निर्मित बोतल होती है और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है बादला है
नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, ऊपर लिखा होता है बादला है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो बादला क्या है, ऑप्शन होते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा जिंक द्वारा निर्मित एक पानी की बोतल, जिसमें पानी बहुत ही ठंडा रहता है, यानी जिंक से निर्मित बोतल होती है। यानी बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, यानी जिंक से निर्मित बोतल है। जिंक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित बोतल होती है बादला। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और जस्ते की मूर्ति बनाई जाती है, जस्ते की मूर्तियां भी जोधपुर में बनाई जाती है। यानी जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है, जस्ते की मूर्तियां बनाई जाती है जोधपुर में। कहाँ बनाई जाती है, जोधपुर में बनाई जाती है जस्ते की मूर्तियां। और माचिस उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो माचिस उद्योग अलवर का प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, माचिस उद्योग प्रसिद्ध है अलवर का। कहाँ का है, माचिस उद्योग प्रसिद्ध है अलवर का। और आम पापड़ कहाँ बनाए जाते हैं, आम पापड़ उद्योग है बांसवाड़ा का। कहाँ का है आम पापड़ उद्योग, बांसवाड़ा का है। यानी आम पापड़ उद्योग कहाँ का है, बांसवाड़ा का है। आम पापड़ उद्योग कहाँ का है, ये बांसवाड़ा का है। आम पापड़ उद्योग बांसवाड़ा। और सुंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की है। यानी सुंगनी नस्वार ब्यावर अजमेर, यानी सुंगनी नस्वार, सुंगनी नस्वार कहाँ की है, ब्यावर अजमेर की है। कहाँ की है, ब्यावर अजमेर। सुंगनी नस्वार ब्यावर अजमेर की है। ये हमें ध्यान रखना है कि सुंगनी नस्वार कहाँ बनाई जाती है, तो ब्यावर अजमेर में बनाई जाती है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यानी कांच पर सोने या चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहा जाता है। यानी या सोनी परिवार करते हैं, यानी सोनी परिवार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला है प्रतापगढ़। थेवा कला उद्योग कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है। यानी कांच पर सोने चांदी का चित्रांकन, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म चित्रांकन है। यानी कांच पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहा जाता है। और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध है। यानी अजरक प्रिंट कहाँ के हैं, अजरक प्रिंट है बाड़मेर के। कहाँ के, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर के प्रसिद्ध है। ये हमें ध्यान रखना है। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, मीनाकारी जयपुर की है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये हमें ध्यान रखना है कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कठपुतलियां कहाँ बनाई जाती है, कठपुतलियां जयपुर में बनाई जाती है। ओके विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है। और खेल का सामान यानी खेल के लिए जो भी सामग्री होती है, यानी जो खेल खिलाते हैं विद्यार्थियों को, या अन्य कोई बड़ी टीमें होती है, अंतरराष्ट्रीय टीमें होती है, उनके पास खेल का सामान होता है, किट होती है, उसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तो हनुमानगढ़ में खेल का सामान बनता है। कहाँ बनता है, खेल का सामान
कहाँ? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में बनता है। खेल का सामान कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। और शीशम का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शीशम यानी शीशम, शीशम, शीशम का फर्नीचर, शीशम का फर्नीचर कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर है। कौन सा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर, गंगानगर यानी शीशम का फर्नीचर है हनुमानगढ़ और गंगानगर का। और मलिर प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? मलिर प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के है? मलिर प्रिंट है बाड़मेर के प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट यानी बाड़मेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? मलिर प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। इसे क्या है? प्रसिया ईरान से यानी भारत में लाया गया। और कृपाल सिंह शेखावत इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। तो कहाँ की है ब्लू पोट्री? जयपुर की है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री है जयपुर की, जयपुर की। इसे विश्व में ख्याति दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। यानी विश्व विख्यात करने में, विश्व विख्यात करने में मुख्य भूमिका करने में भूमिका किसकी रही? विश्व विख्यात करने में भूमिका रही कृपाल सिंह शेखावत की। किसकी? कृपाल सिंह शेखावत। किसकी रही? कृपाल सिंह शेखावत। यानी प्रसिया ईरान से भारत लाया गया। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें ब्लू पोट्री, इसके बाद ब्लैक पोट्री होती है। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। और कागजी पोट्री कहाँ की है? कागजी पोट्री अलवर की है। कहाँ की है? कागजी पोट्री, कागजी पोट्री है अलवर की। कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। कौन सी? कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की है। यानी ये ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की है। यानी उस्ता कला बीकानेर, उस्ता कला, उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बीकानेर यानी उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों आगे हम पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। खेल का सामान कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ में। और शीशम का फर्नीचर कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। मलिर प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। कृपाल सिंह शेखावत ने विश्व विख्यात करने में भूमिका निभाई। ब्लैक पोट्री कोटा की है। कागजी पोट्री अलवर की है। उस्ता कला बीकानेर की है। नमकीन पापड़ कहाँ के हैं? बीकानेर की। तेल गाड़ी उद्योग कहाँ की है? भरतपुर की। मोजड़ी जोधपुर की। बादला जोधपुर का। जिंक से निर्मित बोतल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जिंक से निर्मित बोतल है। जस्ते की मूर्तियां कहाँ बनती है? तो जोधपुर में। माचिस उद्योग अलवर का। आम पापड़ बांसवाड़ा की। सूनी नस्वार ब्यावर अजमेर। थेवा कला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। और नोट कर लेते हैं, एक दो और है यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कावड़, कावड़ कहाँ बनाई जाती है? कावड़, कावड़ बनाई जाती है बस्ती जयपुर। कावड़ बस्ती
बस्सी यानी चित्तौड़गढ़, सॉरी बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़। कावड़ कहाँ बनाई जाती है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है कावड़, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखें और पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ और है। कावड़ है, इसके बाद देखें मथेरन कला। मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरन कला कहाँ की है? मथेरन कला बीकानेर की है। मथेरन कला बीकानेर। और लाख का सामान कहाँ बनता है? लाख का सामान यानी लाख के चूड़े हैं, कंगन बनते हैं, लाख का सामान जयपुर में बनाया जाता है। यानी लाख का सामान, लाख का सामान यानी लाख का सामान कहाँ बनता है? जयपुर में बनता है, यानी लाख की चूड़ियां बनती है। ओके विद्यार्थियों। और पैचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? पैचवर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पैचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? पैचवर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयां नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयां ये नाथद्वारा की यानी राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजसमंद, पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। रीजनिंग मैथ का प्रश्न है, इस तरीके से हमारे को डायग्राम देगा 3 इस प्रकार से या 2 डायग्राम देगा और इसमें अंक भर दिए जाएंगे और एक जगह है प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये पूछेगा कि यहाँ क्या आएगा। इसी तरीके से ये डायग्राम है हमारे पास, त्रिभुज बना दिए और इसमें एक जगह यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। इसी तरीके से ये प्रश्न है, इसमें भी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। एग्जामिनर पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। इसमें भी देखें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो एग्जामिनर हमारे पूछेगा यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो करते हैं पहला सवाल रीजनिंग मैथ का। देखें ये डायग्राम 1 नंबर है, ये 2 और ये 3 नंबर है, यानी 1 नंबर प्रश्न के 3 डायग्राम है। इसमें हम हल करेंगे भी पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको एक बार मत हटाना, इसको छोड़ देना है। इन दोनों को कंप्लीट किया हुआ है, इनको करते हैं किस प्रकार से इसने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या चीज आएगी, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ कैसे आया, यहाँ कैसे आया, उसी तरीके से यहाँ आएगा। अब बात करते हैं 16 25 यानी 4 की स्क्वायर करने पर क्या आ गया था? 16 आ गया था। ये हमें ध्यान रखना है। ये 5 की स्क्वायर की है तो क्या आ गया? 25 आ गया। ओके, यानी 5 की स्क्वायर करने पर आया 25 आया। अब 25 है और इस 16 को इसने जोड़ दिया। 25 और 16 को जोड़ने पर कितने आ गए? 41 आ गए। इसी तरीके से ये है, जैसे 6 की स्क्वायर होती है तो 36 और 7 का स्क्वायर होता है तो 49। 36 और 49 को इसने जोड़ दिया, यानी 9 और 6 15, 1 असल, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 85 आ गए। इसी तरीके से हम इनको हल करेंगे। 2 की स्क्वायर यानी 2 गुना 4, 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 3 3 9, यानी 4 और 9 कितने हो गए? 9 और 4 13। यहाँ पर कितना अंक आएगा? 13 अंक आएगा। हमारा आंसर है ए, यानी यहाँ पर 13 आएगा, यानी 4 + 9 = 13। 16 और 25, 16 + 25 = 44।
36 और 49 बराबर 85। तो हमारा आंसर आ गया 13, यानी यहाँ कौन सा अंक आएगा, यहाँ 13 अंक आएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ देखो 25 है, यहाँ 36 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ 64 है। यहाँ आप देखें यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो ये इस तरीके से दिया हुआ होता है। हम क्या है, सबसे छोटी अंक होता है, सबसे छोटा अंक होता है उससे लगने लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा अंक यहाँ 25 है तो छोटा अंक यहाँ 25 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उससे बड़ा कौन सा है, 36 है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह है और उसके बाद है 64 है। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से है। ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्या है, 5 का वर्ग है। ये क्या है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 6 का वर्ग कितना हो गया, यानी 36। यहाँ 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 7 7 49। और इसके बाद 8 का वर्ग है, यानी 8 8 64। यहाँ कितना आएगा, यानी 7 गुना 7 बराबर 7 7 49। क्या आएगा, 49। हमारा आंसर है डी 49। यानी सीरीज बननी चाहिए, किसी तरीके से सीरीज बननी चाहिए। यहाँ ऊपर देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। सीरीज बननी चाहिए। जो भी प्रश्न हल करेंगे रीजनिंग मेथड के अंदर, उसमें कोई भी अंक बार दिए होते हैं, उसमें सीरीज देखेंगे हम, एक से सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी सीरीज अवश्य बननी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ है 5 6 7 8, यानी सभी का वर्ग है। यहाँ 2 4 2 3 4 5 6 7, यानी सभी का वर्ग है। सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, सीरीज बन रही है। यानी 2 गुना 4 3 3 9 4 चौका 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49। इनको जोड़ दिया है, इनको आपस में जोड़ दिया है, इसको भी जोड़ दिया, ये आ गया। इसको जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ गया, 13 आ गया। ओके विद्यार्थी, अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है हमारा ये तीसरा, यानी इस तरीके से क्या है, एक वर्ग दिया होता है, उस वर्ग, ये वर्ग है और वो आयत भी दे सकता है, यानी पूरी लंबाई का आयत भी दे सकता है। इसमें क्या है, 9 खाने बने हुए हैं। उसमें क्या है, 9 खाने 15 खाने 20 खाने, कितने भी खाने दे सकता है। इसमें 9 खाने, हमारे को समझना है ये किस तरीके से बना है। तो विद्यार्थी अब हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये आया है, ये हम देखेंगे। यानी यहाँ 36 है, यहाँ 49 है। पहले ऐसे देखेंगे, 36 में से 9 जोड़े कितने हो गए, 9 और 6 15 45। यहाँ 144 कैसे आए, 45 को 2 से गुणा किया तो भी नहीं आता, 3 से गुणा करने पर भी नहीं आता है। ऐसे सीरीज नहीं बनी है। अब इस तरीके से बात करते हैं, यानी 36 है 49 है। हमारे को जैसे रीजनिंग के प्रश्न होते हैं ना, उसमें हमारे को प्रश्न देखने पर पता चल जाता है कि ये अंक है, इनमें वर्ग किया हुआ है, इनमें क्या है, वर्ग किया हुआ है। यानी 36 है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 16 का वर्ग है, इसी तरीके से 12 का वर्ग है और 11 का वर्ग है। यानी अब देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। जैसे 36 है, 36 क्या है, यानी 6 का वर्ग है, किसका, 6 का वर्ग है। और ये 49 है, ये 7 का वर्ग है। यानी ये 6 6 का 36 है, 7 7 49। 6 और 7 जोड़ने पर कितने आते हैं, यानी 6 और 7 को जोड़ेंगे कितने आगे, यानी 13 आगे। इसी तरीके से यानी ये 13 आगे। इसी तरीके से हम ये देखेंगे, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और उसके बाद ये 4 का स्क्वायर है। यानी ये 3 और 4, यानी 3 + 4 कितने हो गए, यानी 7। ये आ गए हमारे 7 आ गए। इसी तरीके से 144 है, 121 है, तो ये 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है, यानी 12 का वर्ग है
और ये कितने का है, ये 11 का वर्ग है। 12 और 11 कितने होते हैं, 12 और 11 कितने हो गए, यानी 23 हो गए। हमारे पास आंसर है ए 23। कौन सा है, 23 हमारा आंसर है, 23 हमारा आंसर है विद्यार्थियों। इस तरीके के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक प्रश्न इनमें से अवश्य आता है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, इस तरीके से त्रिभुज होंगे, 3 या 4 दे देगा मिलर, 3 भी त्रिभुज दे सकता है, 2 भी त्रिभुज दे सकता है, 4 भी त्रिभुज दे सकता है। अब विद्यार्थियों हम करते हैं, देखें कि ये 9 है, उसके बाद ये 25 है, ये 16 है, ये 25, 61 और 36 है, और ये 49 है, और ये कितने हैं, 64 है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इसने हल किया है, इसको हम करने जा रहे हैं। यानी यहाँ क्या है, 3 दिया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम करेंगे इसको, देखिए 9 और 16, यानी 9 3 दिया 9 और 4 चौका 16, ये 4 चौका 16, यानी 3 दिया 9 और 4 चौका 16, ये कितने हो गए, 3 और 4 7 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये 16 है हमारे पास और यहाँ पर 9 है, इस 16 और 9 को जोड़ेंगे, 16 और 9 का योग करेंगे, यानी 16 प्लस 9 कितने हो गए, यानी 25, यानी ये 25 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये 36 और 25 इसको जोड़ेंगे, 36 और 25 को जोड़ने पर क्या आएगा, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये 61 आ रहा है। आगे देखें 49 और 64 है, 49 और 64 यानी 49 प्लस 64 कितने होते हैं, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 113, यानी 113 हमारे पास आंसर है, 113 यहाँ आएगा 113। ओके विद्यार्थी, इस तरीके से प्रश्न आता है और यहाँ आएगा कितना, यानी 23 आंसर आएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। रीजनिंग मैथ के प्रश्न हैं, कभी आपके गलत नहीं होंगे। अगर मेरे साथ साथ आप आराम से अध्ययन करोगे तो रीजनिंग मैथ का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बाकी जो हमारी क्लास चल रही है, यानी राजस्थान पीटीटी और प्री डीएलएड की, तो इसमें क्या है, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ। इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके 400 से प्लस नंबर आएंगे विद्यार्थियों, 400 से प्लस नंबर आएंगे। तो विद्यार्थियों इस क्लास को अवश्य देखें। अब हम अगला पार्ट है, जैसे हम करने जा रहे हैं मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान के प्रश्न करेंगे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न ये जो प्रश्न है मनोविज्ञान का, ये करेंगे हम। इसमें क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है, यानी लगभग क्या है 30 या 40 प्रश्न आते हैं, तो उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके क्या है, 3 पहले क्या होते थे कि 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक तो गलत माना जाता था और 3 ऑप्शन है उनमें से हमारे को अंक दे दिए जाते थे। जैसे एकदम सही आंसर होगा उसका 3 नंबर मिलता था, उससे कम आंसर सही होता था उसका 2 अंक मिलता था, उससे कम होता था उसका 1 अंक मिलता था, और जो गलत होता था उसका 0 यानी 0 अंक मिलता था। विद्यार्थियों अब क्या कर दिया है, अब प्री बीएसटीसी में जो हमारा करेक्ट आंसर है उसके हमारे को 3 अंक मिलते हैं और सभी को गलत मान दिए जाते हैं। तो विशेष करके ध्यान देना कि सबसे करेक्ट आंसर है उस पर ही क्लिक करना है। तो पहला प्रश्न है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो तो उसे चाहिए कि वह क्या करे, कि वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, यानी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, अपने शिष्यों में गलती ढूंढे
छात्रों को डिक्टेशन लिखना दें, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके सुधार लाएं, जैसा चल रहा है चलने दें। तो विद्यार्थियों क्या है कि एक अध्यापक है, अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करना है, छात्रों को पढ़ाने के लिए कहता है कि आपको पढ़ना है और वो इसमें सफल नहीं हो रहा है, छात्रों को पढ़ाने में सफल नहीं हो रहा है, तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए वे बताना हमारे को। अपने शिक्षकों में गलती ढूंढे, यानी अपने जो अभ्यर्थी हैं उसमें गलती ढूंढे, ये तो हो नहीं सकता। छात्रों को डिक्टेशन लिखना दे, डिक्टेशन नहीं, डिक्टेशन से कोई सुधार नहीं होगा विद्यार्थियों, यानी अध्यापक है, अध्यापक की कमी है, अध्यापक में कमी है तो शिक्षक कैसे, शिक्षार्थी कैसे पूरा कर देंगे, यानी बालक कैसे पूरा कर देंगे, यानी कमी तो अध्यापक में है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके सुधार लाएं, यानी पढ़ाने की जो भी विधि है शिक्षण विधि उसको पढ़ाने में सुधार लाना पड़ेगा उसको, तभी एक अच्छा अध्यापक होता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को अपने अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है कि अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके सुधार लाना जरूरी है। ये हमारा आंसर सही है। जैसा चल रहा है चलने में ये गलत है। इससे क्या है, स्थिति है विद्यालय की वो कमजोर होती जाएगी और एक दिन विद्यालय अंधकार में चला जाएगा। विद्यार्थी हमें ध्यान रखना है कि एक अध्यापक है जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी शिक्षण विधि में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने शिक्षार्थियों को सफल होने से क्या है, आगे बढ़ाने से रोक रहा है, यानी उसको पता नहीं है कि कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें, उसमें सुधार लाएं, जिसके बाद क्या है शिक्षार्थी अपने सही अध्ययन कर सकेंगे। ओके विद्यार्थी। दूसरा प्रश्न, यानी एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होने चाहिए, यानी एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होने चाहिए। कैसे संबंध होने चाहिए? बहुत अच्छे या सामान्य या कोई संबंध नहीं। तो विद्यार्थी हमें ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। समाज के व्यक्तियों के साथ शिक्षक के बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। इस कथन से आप, यानी कक्षा में क्या है, मंद बुद्धि बालक है, मंद बुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इस कथन से आप क्या सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं या आंशिक रूप से सहमत हैं या प्राय सहमत हैं या सहमत हैं? तो क्या है कि कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। इस बात में आप सहमत हैं। क्या है? सहमत हैं। ये हमारा आंसर है। ओके विद्यार्थियों। और इसके बाद चौथा प्रश्न है, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? यानी विद्यालय के हित में होना चाहिए या अध्यापक के आर्थिक हित में होना चाहिए या अभिभावकों के हित में होना चाहिए या छात्रों के हित में होना चाहिए? ये हमें इसका आंसर बताना है विद्यार्थियों। इसका आंसर है कि अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो छात्रों के हित में होना चाहिए। किसके? छात्रों के हित में होना चाहिए। अगला पांचवा प्रश्न है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखते हैं जो आगे हमें बताना है कि छात्र उस अध्यापक से संबंध रखते हैं जो कक्षा में खूब कहानी सुनाता है, छात्रों को खूब हंसाता है या समझकर पढ़ाता है या जो भाषण करता है। विद्यार्थी हमें पता है कि जो समझकर पढ़ाता है वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। विद्यार्थियों हमने आज ये प्रश्न किए, इसके बाद हम क्या है हिंदी के प्रश्न अभी करेंगे। हिंदी के प्रश्न है, पहला प्रश्न है हिंदी का, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक।
अनुनासिक कौन से होते हैं जिसमें क्या है मुख की हवा यानी मुख के साथ साथ हवा नाक से भी बाहर निकलती है, अनुनासिक कहलाते हैं। और निर्नुनासिक क्या है, केवल मुख से हवा बाहर निकलती है, उसे क्या कहलाता है, निर्नुनासिक कहलाते हैं। हम नोट करते हैं यानी उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी पहला यानी अनुनासिक, कौन सा, अनुनासिक, और दूसरा कौन सा है यानी निर्नुनासिक, कौन सा, निर्नुनासिक। यानी उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक यानी अपनी जो हवा निकलती है, बोलते हैं तो हवा निकलती है बाहर, मुख के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, अनुनासिक कहलाते हैं। निर्नुनासिक यानी केवल हवा मुख से बाहर निकलती है, निर्नुनासिक कहलाता है। यानी अनुनासिक को क्या है, चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाते हैं। जैसे ए इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, आ इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ई चंद्र बिंदु, इन यानी इस पर यहाँ बिंदी लग जाती है, एक यानी अनुनासिक स्वर है। और उसके बाद देखें ये से, फिर क्या है इस प्रकार से, यानी चंद्र बिंदी लगाकर दर्शाते हैं। जैसे आंख, जैसे आंख लिखते हैं, आंख, ये देखें आ, यहाँ पर आ यानी मुख के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर निकलती है, तो आ इस प्रकार से बोला जाता है। निर्नुनासिक यानी केवल मुख से बाहर निकलती है हवा, यानी सभी स्वर है वो निर्नुनासिक है, सभी स्वर निर्नुनासिक है। क्योंकि स्वरों पर चंद्र बिंदी नहीं लगी होती तो वो निर्नुनासिक है, और उस पर चंद्र बिंदु लगने के बाद क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। हमारा आंसर है ब। तो दूसरा प्रश्न है, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है में कौन सा सर्वनाम है। यानी ये क्या पूछ रहा है कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ये क्या कह रहा है कि मुझे यानी उत्तम पुरुष है, यानी आप खुद बोल रहा है ये उत्तम पुरुष है, मुझे यानी मुझे क्या है, उत्तम पुरुष है, क्या है, उत्तम पुरुष, मुझे उत्तम पुरुष है, यानी मुझे जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, यानी पुरुष है ये उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मैं मेहनत कर रहा हूं में कौन सा सर्वनाम है। यानी मैं मेहनत कर रहा हूं, यहाँ तक है, मैं मेहनत कर रहा हूं में कौन सा सर्वनाम है। यानी मैं मेहनत कर रहा हूं यानी उत्तम पुरुष, मैं मेहनत कर रहा हूं यानी उत्तम पुरुष है, यानी उत्तम पुरुष है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी मैं उत्तम पुरुष है, क्या है, उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, यानी उत्तम पुरुष है, हमें ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, वे रहे दादाजी के जूते, यानी वे रहे दादाजी के जूते में कौन सा सर्वनाम है। यानी वे रहे दादाजी के जूते, यानी वो ऐसे हाथ करके हमें बता रहा है कि वे रहे दादाजी के जूते, तो क्या कर रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बता रहा है कि वे रहे दादाजी के जूते, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी ध्यान रखना है। यानी वे रहे दादाजी के जूते निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कोई उसे बुला रहा है में कौन सा सर्वनाम है। यानी कोई उसे बुला रहा है में कौन सा सर्वनाम है, यानी हमें पता नहीं है कि कौन बुला रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है, यानी कोई उसे बुला रहा है में कौन सा सर्वनाम है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कोई उसे बुला रहा है, यानी कोई उसे बुला रहा है, यानी हमें पता नहीं है, यानी पता नहीं है भी कौन बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है, मतलब अनिश्चयवाचक, यानी हमें पता नहीं है कौन बुला रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। विद्यार्थियों, हम क्या है कि ये पीटीटी का और प्री बीएसटीसी का जो पार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। राजस्थान जीके के प्रश्न करते हैं, रोज 15 या 20 प्रश्न करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जैसे मनोविज्ञान है, रीजनिंग है और हिंदी है, इनके प्रश्न करते हैं। तो जैसे शिक्षण अभिरुचि है तो उसका प्रश्न हमारे पास आते हैं, यानी शिक्षण अभिरुचि है उसके प्रश्न क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि भी हम कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लें। रोजाना सुबह 6 बजे क्लास होती है और पूरा सिलेबस आधारित पाठ्यक्रम करवाया जाता है। तो आप बने रहे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, अब हम कल सुबह मिलेंगे 6 बजे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।